हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अक्षिका अकेडमी। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। इससे पहले के क्वेश्चंस मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर लिए थे। आई होप आपने वो वीडियो देखी है। ठीक है, वहाँ तक क्वेश्चंस आपको बिल्कुल क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन हमें कह रहा है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो कह रहे हैं एक बॉय है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर और वो एक टॉल बिल्डिंग से 30 मीटर दूर खड़ा हुआ है। तो ये आपका हो गया 1.5 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर का बॉय एंड वो एक बिल्डिंग से 30 मीटर्स दूर खड़ा है। ठीक है, एंड स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ओके, बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर, तो बिल्डिंग की हाइट हम 30 मीटर लिखते हैं। 30 मीटर बिल्डिंग की हाइट और उस बच्चे की हाइट है 1.5 मीटर। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 as he walks towards the building. तो कह रहे हैं उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग वो पहले था 30, तो ये हमने ले लिया 30। कह रहे हैं वो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो जाता है जब वो बिल्डिंग की तरफ वॉक करने लग जाता है। वो लड़का यहाँ पर खड़ा था, इधर यहाँ से वॉक करना शुरू हुआ, सपोज यहाँ आकर रुका, तो जब वो यहाँ आकर रुका तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आंखों से उस टाइम बन गया 60 डिग्री का। कह रहे फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो वही डिस्टेंस हमने फाइंड करना है जो उसने चला, तो यानी कि ये वाला जो है, येलो वाला जो है, ओनली ये डिस्टेंस, ये बोलो, ये भी बराबर ही होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक आपको। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं ये चीज़ें क्लियर है। अब हम एक साफ सुथरा डायग्राम बना लेते हैं, देन हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। ये देखो, ये हमने यहाँ पर डायग्राम ले आए हैं। तो डायग्राम बनाने के बाद मैंने एक साफ सा डायग्राम कंस्ट्रक्ट करा, देन उसके बाद मैंने उससे नेमिंग दे दिया। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पर ABCDEFG ये मैंने नाम दे दिया अपने डायग्राम को, ताकि जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ लगाऊं तो मुझे लोकेट करने में इजी हो कि मैं किस ट्रायंगल को ले रही हूँ, है ना। और मैंने लिख दिया ये आपकी बिल्डिंग की हाइट थी 30 मीटर्स, उस बॉय की हाइट है 1.5 मीटर्स, उसकी आई से एंगल ऑफ एलिवेशन पहले था 30 डिग्रीज़ का, बट जब उसने वॉक करना शुरू करा, सपोज वो डी पॉइंट पे आके रुका, देन उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आंखों से बन गया था 60 डिग्री। और हमें फाइंड आउट करना है FD या फिर कह लो ED या फिर कह लो FG। तो द डिस्टेंस ही वॉकड टुवर्ड्स द बिल्डिंग वो हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास सब कुछ है। अब हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हमें यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ कि FE इज इक्वल टू BC। ठीक है, ये चीज़ हमें दिख रही है। क्यों? बिकॉज FBCE इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम में FECB ये आपका, या FBCE बोलो, ये जो है ये आपका एक पैरेललोग्राम है जिसमें आपका FE विल बी इक्वल टू BC, जो कि हो जाएगा आपका 1.5। तो अब हम पता लग गया कि हमारा BC जो है वो है 1.5। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप AB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो ना। AB की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखोगे आप, AB इज इक्वल टू AC की वैल्यू फाइंड आउट, हाँ AB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो AB की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए AC माइनस BC। AC था आपका 30, BC है आपका 1.5, तो आपका AB आ रहा है 28.5 मीटर्स। ठीक है, ये चीज़ क्लियर आप लोगों को। हमने AB कैसे फाइंड आउट करा, AB हमारा आ गया 28.5। मैंने पूरे AC में से BC सब्ट्रैक्ट कर लिया, देन मेरा AB आ गया। अब ये मिलने के बाद अब हम ट्रायंगल ले सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अब हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ इन ट्रायंगल AGB। अब AGB जो ट्रायंगल है इसमें आपको इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर आपको मिल गया एंड बेस आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ का तो हमारे पास कोई यूज़ ही नहीं है हाइपोटेन्यूज का, बट ये जो बेस है अगर हम निकाल लेते हैं तो बेस का यूज़ हम कर सकते हैं ये फाइंड आउट करने में, ये जो लंबाई है ना। तो इसलिए हम AGB ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ले रहे हैं और बेस ले रहे हैं, और आपका परपेंडिकुलर और बेस tan के रेशियो में होता है ना, तो हम AGB में आपका tan थीटा लेंगे। मैंने यहाँ पर लिख लिया आपका इन ट्रायंगल AGB tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan थीटा में क्या लिखेंगे, थीटा की जगह हम डालेंगे 60 डिग्री, बिकॉज हम यही ट्रायंगल देख रहे हैं ना, तो इसके अंदर एक ही एंगल है वो है 60 डिग्री का, एंड AB की जगह डालेंगे 28.5। ओके, तो tan 60 डिग्री इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, AB एंड बेस है BG।
तो हम यहाँ लिख देते हैं ए बी अपॉन बी जी। आपका tan 60 डिग्री होता है √3। ए बी है आपका 28.5 अपॉन बी जी। तो बी जी आपका कितना आ जाएगा, बी जी इज़ इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाय √3। इसे अभी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। पी जी कैसे फाइंड आउट हुआ ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया। जस्ट नॉर्मली हमने क्या करा, हमने ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दिया एंड हमने पी जी फाइंड आउट कर लिया। तो हमें जी बी या बी जी जो भी बोलो, हमें ये मिल गया है, ये चीज़। अब ये चीज़ मिल गई है, इसका मतलब ये भी मिल गई है क्योंकि ये दोनों पार्ट इक्वल हैं आपस में, ठीक है। क्योंकि आपका ये जो पूरा था ये पैरेललोग्राम था, तो जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, ठीक है। तो जी बी इज इक्वल टू डी सी, हमें डी सी मिल गया। अब मैं ले रही हूँ बड़ा वाला ट्रायंगल ए एफ बी। ए एफ बी में मुझे फिर से ए बी पता है, ठीक है, एंड मुझे एफ बी चाहिए क्योंकि मुझे बेस ही चाहिए ना अल्टीमेटली। मुझे पूरा मिल जाएगा तो मैं उसमें से डी सी माइनस करके एफ डी निकाल सकती हूँ, एफ डी ही मुझे निकालना है ना। तो मुझे जब पूरा मिल जाएगा एफ सी, तो एफ सी में से सॉरी ई सी में से अगर मैं माइनस कर दूँ डी सी तो मेरा ई डी आ जाएगा। ई डी मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, एफ डी नहीं ई डी, ये ई है, तो ई डी मैंने फाइंड आउट करना है। तो मैं बड़े वाले ट्रायंगल में क्या लूँगी, बड़े वाले ट्रायंगल में मैं फिर से आपका टैन ले रही हूँ क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर चाहिए और बेस चाहिए। तो मैं लिखूँगी ए एफ बी, मैंने यहाँ पर लिख लिया इन ट्रायंगल ए एफ बी टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम टैन थीटा कितना लें बेसिकली, थीटा हम लेंगे 30 डिग्री बिकॉज आपका ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसमें एक ही एंगल है कॉर्नर पे 30 डिग्री का, तो हम 30 लेंगे। इस ट्रायंगल में इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ए बी और बेस होगा बी एफ। तो हम यहाँ लिखते हैं हम यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी एफ। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी है हमारा 28.5 बी एफ, तो बी एफ इज इक्वल टू 28.5√3, ठीक है। क्लियर हो गया, बी एफ कैसे निकाला हमने, दूसरे वाले ट्रायंगल में लिया। अब मैं इस वाले को मार्क कर रही हूँ इक्वेशन 1 और इस वाले को मैं मार्क कर रही हूँ इक्वेशन 2। अब देखो मुझे निकालना क्या था, द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जो डिस्टेंस उसने वॉक करा टुवर्ड्स द बिल्डिंग वो था ई डी, आपको यहाँ दिख ही रहा है ना, मैंने यहाँ येलो कर रखा था, तो हमने यही फाइंड आउट करना था। तो हमने लिखना था यहाँ पर डिस्टेंस ही वॉकड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कितना डिस्टेंस उसने वॉक करा हमने फाइंड आउट करना है ई डी। अब ई डी आप कैसे निकाल सकते हो, ई डी आप निकाल सकते हो ई सी माइनस डी सी, यही कर सकते हो ना। पूरा ई डी फाइंड आउट करने के लिए ई सी में से डी सी माइनस करोगे तो आपका ई डी आ जाएगा ना, तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी। अब आपका जो ई सी है, ई सी पूरा आपके एफ बी के इक्वल है, यहाँ मैंने लिखा था, यहाँ पर मैंने वो नहीं लिखा बट ये है क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला आपका कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या है कि एफ बी इज इक्वल टू ई सी। एफ बी हमने अभी निकाला, ये देखो एफ बी हमने निकाला 28.5, तो एफ बी की जगह हम पुट कर सकते हैं, मतलब एफ बी आपका ई सी की जगह आ सकता है। ई सी हमने यहाँ पर देखना है, ई सी की जगह हम लिख सकते हैं 28.5 क्योंकि ई सी इज इक्वल टू एफ बी, ठीक है। एफ बी इज इक्वल टू ई सी, इसलिए हमने एफ बी हमारा 28.5 निकला था, हमने ई सी की जगह भी 28.5 पुट कर दिया, माइनस डी सी। अब डी सी जो है ये आपका बी जी के इक्वल है, ठीक है, मैंने यहाँ पर बताया था, मैंने यहाँ देखो वाइट मार्क भी कर रखा है। तो डी सी इज इक्वल टू बी जी। डी सी कितना निकाला हमने, बी जी कितना निकाला हमने, ये फर्स्ट इक्वेशन से 28.5 डिवाइडेड बाय √3, तो हम यहाँ वहीं पुट कर देंगे 28.5 डिवाइडेड बाय √3। ई सी इज इक्वल टू हमने निकाला है 28.5 √3। अब ये हमारा आ गया। जब हमने इसको कैलकुलेट करना है तो एलसीएम ले लेंगे √3 का, तो हमारा आ जाएगा 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5, ये आपका हो जाएगा 85.5 माइनस
28.5 डिवाइडेड बाय √3। जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 57/√3। अब हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 57/√3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3। तो हो जाएगा 57√3 डिवाइडेड बाय 3। तो आपका आंसर आ जाएगा 19√3 मीटर्स। सो द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग इज इक्वल टू 19√3 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है अच्छे से। कहीं पर भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अब जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7 हमारी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टॉवर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। तो कह रहे एक पॉइंट है ग्राउंड पे, तो ये आ गया हमारा पॉइंट ग्राउंड पे, ये हमारा ग्राउंड है। कह रहे हैं उस पॉइंट से जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ऊपर तरफ जाएगा। कह रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम। कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन एक तो जा रहा है किसी के बॉटम तक और एक जा रहा है टॉप तक। तो वो बॉटम एंड टॉप क्या है, किसका है, ट्रांसमिशन टावर का है। ठीक है, ये रहा ट्रांसमिशन टावर। इस एंगल ऑफ एलिवेशन से ट्रांसमिशन टावर के बॉटम तक अगर आप देख रहे हो तो एंगल बन रहा है 45, और इस पॉइंट से अगर आप टावर के टॉप तक देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। कह रहे हैं जो ट्रांसमिशन टावर है वो फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि एक बिल्डिंग है इसके नीचे 20 मीटर हाई। तो ये बिल्डिंग 20 मीटर हाई है यहाँ से यहाँ तक लेकर, और उस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। एंड देन अगर आप उस पॉइंट से ट्रांसमिशन टावर के ऊपर तक देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60, नीचे तक देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45। कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यानी कि बस ये जो येलो चीज़ है इसकी हमने हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर नहीं समझ आया क्वेश्चन एक और बार रीड कर सकते हैं आप लोग। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter tall building are 45 degree and 60 degree respectively, find the height of the tower। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब जल्दी से एक अच्छा सा डायग्राम लेकर आते हैं, उसको नेम देते हैं एंड देन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गया हमारा डायग्राम अच्छा वाला। तो इस डायग्राम में वही चीज़ है, ये आपका ए बी जो है ट्रांसमिशन टावर है, ये आपकी 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने ड्रॉ कर रखे हैं। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है ये वाइट पार्ट। ठीक है, नेम दे दिया मैंने ए बी सी डी डायग्राम को। अब जस्ट हमें ये वाइट पार्ट फाइंड करना है। तो वाइट पार्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं ले रही हूँ ट्रायंगल बी सी डी। अगर मैं बी सी डी ट्रायंगल लूँ तो बी सी डी ट्रायंगल में मुझे बी सी तो पता है, तो मैं सी डी निकाल सकती हूँ ना सी डी, और सी डी की हेल्प से फिर मैं ये पूरा निकाल लूँगी, है ना। तो हम पहले ले रहे हैं इन ट्रायंगल बी सी डी। मैंने यहाँ लिख दिया इन ट्रायंगल बी सी डी। अब बी सी डी वाले ट्रायंगल में आपने कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेनी है। बी सी वाले ट्रायंगल में आपको एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर पता है, ठीक है, 20 मीटर, एंड आपने बेस फाइंड आउट करना है। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस यूज़ हो रहा हो तो वो आपका टैन है। टैन अप्लाई करते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया टैन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। अब थीटा क्या लगेगा हमारा, अब देखो अगर आप ध्यान से देखो बी सी डी ट्रायंगल में तो आपका ये है इसका एंगल 45 डिग्री, क्योंकि ये इस ट्रायंगल के साथ साथ बन रहा है ना, तो ये आपका 45 डिग्री लगेगा थीटा। तो हमने यहाँ लगा दिया 45 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी और बेस है सी डी। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया टैन 45 डिग्री इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी। अब टैन 45 की वैल्यू क्या होती है 1, बी सी कितना है, बी सी हमें गिवन है 20, सी डी हमें नहीं पता, तो हमें सी डी अपने आप पता लग गया। सी डी इज इक्वल टू 20 मीटर्स। ओके, डायग्राम में मार्क कर लेते हैं जो हम पता लग गया, हमें पता लग गया कि सी डी इज इक्वल टू 20 मीटर्स। आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है ना। अब हम आते हैं बड़े वाले ट्रायंगल पे। अब बिकॉज मुझे ये मिल गया है बेस, तो मैं बड़ा वाला ट्रायंगल ले रही हूँ ए सी डी। ठीक है, तो ए सी डी ट्रायंगल मैंने यहाँ लिख दिया है ट्रायंगल ए सी डी। ए सी डी वाले ट्रायंगल में क्या करना है हमने, ए सी डी वाले ट्रायंगल में देखो मुझे बेस तो पता है,
मैंने अभी जस्ट निकाला है, जो कि मेरा 20 मीटर्स आया। तो बेस मुझे पता है, मैं परपेंडिकुलर निकाल सकती हूँ पूरा। देखो इस ट्रायंगल में ना मुझे ओनली BC पता है, मुझे AC थोड़ी ना पता है। तो मैं AC निकाल सकती हूँ ना tan डाल के। ACD वाले ट्रायंगल में अगर मैं tan डालूँ, मेरे को बेस पता है, मेरे को परपेंडिकुलर पता लग जाएगा, एंड देन उस पूरे परपेंडिकुलर की हेल्प से मैं ये छोटा वाला निकाल लूँगी। सब्ट्रैक्टिंग दिस, बड़े वाले में से 20 मीटर को सब्ट्रैक्ट करके मुझे ये मिल जाएगा जो मुझे एक्चुअली में फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो मैं ACD में tan का फॉर्मूला लगा रही हूँ। अब मैंने यहाँ लिख तो दिया tan थीटा इज इक्वल टू P/B। थीटा की जगह हम क्या लगाएं? आप ध्यान से देखोगे इस आपके पूरे डायग्राम में बड़े वाले ट्रायंगल के साथ ये वाला एंगल लग रहा है ना 60 डिग्री वाला, तो हमारा थीटा लगेगा 60 डिग्री, हमारा परपेंडिकुलर लगेगा AC और बेस लगेगा CD। तो मैंने यहाँ लिख दिया tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC/CD। अब tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3। AC मुझे नहीं पता डायग्राम के हिसाब से, बट CD मैंने अभी फाइंड आउट करा ऊपर, ये रहा, जो कि मेरा 20 आया, तो मैंने 20 पुट कर दिया। तो मेरा AC आ गया, AC इज इक्वल टू 20√3। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे चाहिए AB। ठीक है, आई वॉन्ट AB। तो AB आपका कैसे निकल सकता है? AB फाइंड आउट करने के लिए मैं पूरे AC में से BC माइनस कर सकती हूँ, तो मुझे AB मिल जाएगा, है ना। तो यही लिखते हैं हम, यहाँ पर लिखते हैं AC इज इक्वल टू, नहीं AB फाइंड आउट करना है ना, तो AB इज इक्वल टू AC माइनस BC। AC हमें गिवन नहीं था, बट हमने फाइंड आउट करा अभी 20√3 निकला हमारा। तो हम यहाँ लिखेंगे 20√3 माइनस BC हमें गिवन था, कितना था? 20 था, ये हमने लगा दिया 20। तो यहाँ आ जाएगा 20, बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 माइनस 1। ये है उसकी हाइट AB की। द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज इक्वल टू 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर्स। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है अच्छे से। ईजी था ये वाला क्वेश्चन भी, है ना। तो अगर कुछ दिक्कत नहीं है, आप लोगों ने कुछ नहीं पूछना, तो जल्दी से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये आ गया अब क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। तो कह रहे हैं एक स्टैचू है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर्स। ठीक है, ये हमारा हो गया स्टैचू की हाइट है 1.6 मीटर्स, स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। वो जो स्टैचू है वो आपके एक पेडेस्टल के ऊपर खड़ा हुआ है। पेडेस्टल की अपनी कुछ हाइट होगी, तो पेडेस्टल के ऊपर ही खड़ा हुआ है स्टैचू। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। कह रहे हैं ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उधर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टू द टॉप ऑफ द स्टैचू, नहीं हाँ, टू द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। ये बन गया स्टैचू के टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। कह रहे हैं इसी पॉइंट से जो आपके पेडेस्टल के टॉप तक का बन रहा है, ये आपका पेडेस्टल है, ये वाला पेडेस्टल के टॉप तक जो बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी कि हमें इस ग्रीन वाले पार्ट की हाइट फाइंड आउट करनी है। ये भी ईजी है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है ना आप लोगों को? क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो समझ आ गया। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degrees. And from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal. पहला तो है स्टैचू के टॉप तक, दूसरा है पेडेस्टल के टॉप तक, 45 डिग्री है। कह रहे हैं पेडेस्टल की हाइट फाइंड आउट करो। पेडेस्टल यहीं पर आपका खत्म हो रहा है क्योंकि ये पेडेस्टल का टॉप है, ये पेडेस्टल का बॉटम है, तो बस इतनी हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। जल्दी से एक अच्छा डायग्राम ले आते हैं, देन हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये आ गया हमारा डायग्राम। ठीक है, वही चीज़ मैंने बनाई है सेम। AB जो है ये आपका स्टैचू है, इसकी हाइट मैंने दिखा रखी है 1.6 मीटर्स। BC मेरा पेडेस्टल है, यहाँ D पॉइंट है, इधर से टॉप ऑफ द स्टैचू का जो एंगल है वो है 60 डिग्री, एंड जो पेडेस्टल के टॉप तक का एंगल है वो है 45 डिग्री। तो मैंने डायग्राम को नेम दे दिया ABCD।
अब हमें फाइंड करना है ये वाइट पार्ट, क्या, BC, ओनली BC, ठीक है। तो BC फाइंड आउट करने के लिए आपको साफ दिख रहा है यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स अवेलेबल हैं आपको। एक तो है बड़ा वाला जो कि है ACD, ठीक है, एंड दूसरा ट्रायंगल है BCD, ये छोटा वाला, ठीक है। तो मैं ले रही हूँ पहले छोटा वाला ट्रायंगल, नहीं हाँ पहले छोटा ले लेते हैं, इन ट्रायंगल BCD, ठीक है। BCD में देखो अब मुझे फाइंड आउट करना है एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का मेरा इसमें यूज़ ही नहीं है ना, मेरे से मांग रहे हैं इसकी हाइट, तो मैं बेस से निकाल सकती हूँ। बेस मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने बेस निकाल लिया वही बेस मेरा बड़े वाले ट्रायंगल का भी बेस बन जाएगा, तो बड़े वाले ट्रायंगल में भी हेल्प करेगा वो। बट अगर मैं हाइपोटेन्यूज निकालूँ तो हाइपोटेन्यूज से मेरी क्या हेल्प होगी, है ना। तो बेस निकाल लेती हूँ, बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन हमारा होता है tan में। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कितना लेंगे हम, ये जो हम ट्रायंगल ले रहे हैं इसमें आपका 45 है, सिर्फ देखो ये वाला ट्रायंगल लिया ना हमने तो 45 तक जा रहा है, तो 45 है इसका थीटा। परपेंडिकुलर है इसके लिए BC, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है BC एंड बेस है CD। बट अनफॉर्चुनेटली हमें इन दोनों में से कुछ भी नहीं पता। tan 45 की वैल्यू है 1, तो हमें पता लग गया BC इज इक्वल टू CD। ये एक बहुत अच्छी चीज़ हमने फाइंड आउट करी है, ये हमें आगे क्वेश्चन में हेल्प कर सकती है। BC इज इक्वल टू CD हमने फाइंड आउट कर लिया, ऐसे इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, ठीक है। बाई चांस अगर हमें इसका आगे यूज़ पड़े तो। अब छोटा ट्रायंगल तो हमने यूज़ कर लिया, अब हम छोटे ट्रायंगल को दोबारा नहीं कर सकते यूज़, आपको पता है एक ही बार लग सकता है, वैसे आप लगा सकते हो बट कोई यूज़ नहीं होगा बार बार लगाने का। अब हम ले रहे हैं बड़ा वाला ट्रायंगल जो कि है आपका ACD। ACD में फिर से मैंने इसका यूज़ करना है जो कि एंगल के लिए परपेंडिकुलर हुआ एंड मुझे बेस भी मिल गया, तो परपेंडिकुलर और बेस फिर से आपका tan का रिलेशनशिप है, तो हम tan वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करने जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। थीटा कितना डालेंगे, अगर आप बड़े वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखो तो बड़े वाले ट्रायंगल का जो एंगल है वो है 60 बन रहा है ना, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है AC और बेस है CD, तो AC और CD। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। AC आपका क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, AC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AB प्लस BC। AB और BC को जब आप ज्वाइन करो तब पूरा AC बनता है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं AC की जगह AB प्लस BC इज इक्वल टू CD। तो √3 इज इक्वल टू AB हमें पता है 1.6 है, BC हमें नहीं पता। CD की जगह हम कुछ रिप्लेस कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं CD को रिप्लेस विद BC फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो हम यहाँ कर सकते हैं BC, CD था ना देखो ऊपर वाले स्टेप में यहाँ पर, बट मैंने CD को रिप्लेस कर दिया विद BC, कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ लिख देते हैं। तो अब ये हमारा हो जाएगा √3 BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 1.6 प्लस BC, तो √3 BC माइनस BC इज इक्वल टू 1.6। तो BC कॉमन लिया तो आ जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, तो BC इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। हमें फाइंड BC करना था, हाँ हमें BC ही फाइंड आउट करना है, तो हम सही चल रहे हैं। अब हमारा BC आ गया 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, बट हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन लगा दिया हमने, ये आपका आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, और यहाँ आपका नीचे आ जाएगा 3 माइनस 1, ठीक है। 3 माइनस 1 कैसे आया, मैंने फॉर्मूला लगाया ना यहाँ पर, ये था A माइनस B, ये था A प्लस B, तो मैंने लगा दिया A² माइनस B²। आई होप ये चीज़ तो क्लियर है आप लोगों को, है ना। √3 प्लस 1
अपॉन 2, तो यह आ जाएगा आपका 0.8√3 + 1 मीटर्स। ठीक है, ये हमें मिल गई है हाइट ऑफ द पेडेस्टल, क्योंकि हाइट ऑफ द स्टैचू हमें ऑलरेडी गिवन थी। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है आप लोगों को, आप देख सकते हैं ध्यान से। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको कहाँ पर डाउट है। ठीक है, तो अगर जिन लोगों को डाउट नहीं है, जिन लोगों को है तो एक बार आप दोबारा भी देख सकते हो या आप कमेंट कर सकते हो। फिर चलते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। तो पहले कह रहे हैं यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो बिल्डिंग है, दूसरा है टावर। तो यहाँ पर दो आपके स्ट्रक्चर्स हैं, एक है बिल्डिंग और एक है टावर। तो हम बना लेते हैं। तो ये आ गया, लेट्स से ये मेरी बिल्डिंग है एंड ये है मेरा टावर। ठीक है, कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के टॉप तक है, वो टॉप तक ही होगा। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ होता है ना एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि आपका टॉप ऑफ द बिल्डिंग तक कहाँ से है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ओके, तो टावर के फुट से बिल्डिंग की टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है वो है आपका 30 डिग्री का। ठीक है, टावर के फुट से जो बिल्डिंग के टॉप तक जा रहा है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है जो कि ये फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, वो है आपका 60 डिग्री। बिल्डिंग के फुट से जो टावर के टॉप तक जा रहा है वो है 60 डिग्री, जो बिल्डिंग के टॉप तक जा रहा है टावर के फुट से वो है आपका 30 डिग्री। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, ओके, टावर तो 50 मीटर हाई है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्लियर है बिल्कुल अच्छे से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आई होप क्वेश्चन बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर है। आप जल्दी से अच्छा सा डायग्राम ले आते हैं, उसकी नेमिंग करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। तो ये आ गया हमारा एक साफ सुथरा सा डायग्राम, जहाँ पर ये मेरी ए बी जो है ये बिल्डिंग है, डी सी मेरा टावर है, टावर की हाइट है 50 मीटर। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो मेरा जा रहा है बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप तक वो है मेरा 60 डिग्री, एंड जो जा रहा है टावर के बॉटम से बिल्डिंग तक, बिल्डिंग के टॉप तक, वो है मेरा 30 डिग्री। ठीक है, आई हैव टू फाइंड दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि ये जो वाइट है, जिसे मैंने वाइट से मार्क करा है, वो वाली हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब आपको यहाँ फिर से दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो इस डायग्राम में दो ही हैं, तो आप उन दोनों ट्रायंगल्स का यूज़ कर सकते हो। तो पहले मैं ले रही हूँ इन ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, बी सी डी जो ट्रायंगल है उसमें मुझे एंगल गिवन है, उसमें मुझे परपेंडिकुलर गिवन है, मैंने बेस फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि जब मैं बेस फाइंड आउट कर लूँगी तो वही बेस मुझे इधर वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर फाइंड करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैंने लेना इन ट्रायंगल बी सी डी। हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी। अच्छा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ होगा जब आपको परपेंडिकुलर और बेस देखना है? tan यूज़ होगा, है ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्रायंगल में आप थीटा कितना लगाओगे, ये ट्रायंगल ये है तो थीटा लगाओगे आप 60 डिग्री, तो हमारा हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है हमारे लिए सी डी और बेस है बी सी, तो सी डी अपॉन बी सी। इसकी वैल्यू होती है √3। सी डी आपको गिवन है 50 है और ये है बी सी, तो बी सी इज इक्वल टू 50/√3। ठीक है, बी सी की वैल्यू हमने निकाल ली 50/√3। ओके, यहाँ तक क्लियर बिल्कुल अच्छे से। अब आते हैं हम दूसरे ट्रायंगल में हैं, दूसरे ट्रायंगल में आते हैं जो कि है आपका ए बी सी। तो ए बी सी ट्रायंगल में मेरे को बेस पता लग गया, मैंने फाइंड आउट कर लिया, और मैं परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकती हूँ। फिर से आपका परपेंडिकुलर और बेस है तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो लगेगा वो है tan। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी
सी, तो ये मैंने लिख लिया इन ट्राइंगल ए बी सी tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। अब ए बी सी जो ट्राइंगल है उसमें मेरा थीटा कितना लेंगे हम 30 डिग्री। ठीक है, आप लोगों को यहाँ दिख ही रहा है ये मेरा 30 डिग्री इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, तो हम 30 डिग्री लेंगे tan थीटा। परपेंडिकुलर है मेरा ए बी, बेस है मेरा बी सी। ठीक है, देखो ऐसे ये मेरा परपेंडिकुलर और ये मेरा बेस। एक सेकेंड दोबारा देखते हैं, ये मेरा ओहो कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा, ये परपेंडिकुलर है, ये है बेस। तो हम यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारा ए बी और बेस है हमारा बी सी। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी है, ए बी हमें पता नहीं है ना, बी सी हमें पता है, बी सी हमने अभी ऊपर निकाला, ये रहा देखो निकाला हुआ ना 50/√3। तो यहाँ लिखेंगे हम 50/√3, है कि नहीं। अब इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपका आएगा ए बी 50/√3 है ना कि आपका, अगर मैं आपको देती 1/2 इसके नीचे 1/2, तो आप कैसे करते हो, ऊपर वाला 1/2 तो सीधा आता है, नीचे वाला उल्टा हो जाता है, ये होता है ना, ऐसे करते हो ना। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पर करा, सपोज मैंने ले लिया ए बी 50/5, तो ए बी, तो जब आप इसे करोगे कैलकुलेट इस वाले को, तो हम मान के चलते हैं हमारा ए बी के नीचे 1 है, एक सेकेंड, ए बी के नीचे हमारा 1 है, तो आप रिवर्स करोगे इससे, जैसे अभी हमने ऊपर इसको करा था, इनको करा था, वैसे ही सिमिलरली यहाँ पर ही मैंने करा, तो मेरा आंसर आ जाएगा ए बी इंटू √3 अपॉन में 50। तो वही चीज़ हम यहाँ लिख देंगे ए बी इंटू √3 अपॉन में 50। तो ये आपका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं आप करूँ तो हो जाएगा 50 इज इक्वल टू ए बी √3 इंटू √3, तो हो जाएगा 50 इज इक्वल टू ए बी इंटू 3 को डिवाइड में ले आएंगे तो हो सकता है 50/3 इज इक्वल टू ए बी। तो जब आप 50 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 16.67। तो ए बी इज इक्वल टू 16.67 मीटर्स। ये आपकी रफ कैलकुलेशन है, इसे हटा देते हैं साइड से। आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। अगर कुछ नहीं क्लियर तो मैं दोबारा बोल रही हूँ, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, नहीं तो एक और बार ट्राई करके देखो, एक और बार आप देखो एंड देन खुद ट्राई करके देखो, आई एम वेरी श्योर कि आपको आ जाएगा। तो हमने क्या फाइंड आउट करना था, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग थी हमारी ए बी, डायग्राम के हिसाब से हमने फाइंड आउट कर दिया ए बी इज इक्वल टू 16.67। तो आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो कि द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू 16.67 मीटर्स। अब ये आई होप क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। अब जल्दी से आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे हमारे इस वीडियो का, वह क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of a road। कह रहे हैं एक रोड है एंड उस रोड के दोनों साइड पर 2 पोल्स खड़े हैं, ठीक है। ऑपोजिट साइड पर 2 पोल्स खड़े हैं, उन दोनों की पोल्स की जो हाइट है वो है इक्वल इनके बराबर, ठीक है। तो ये हमारी रोड हो गई, ये हमारे पोल्स हो गए, पोल्स की हाइट इक्वल है। विच इज़ 80 मीटर वाइड। तो द रोड इज़ 80 मीटर वाइड। दोबारा से इस लाइन को पढ़ते हैं। 2 poles of equal height are standing opposite each other on either side of a road which is 80 meter wide। अब from a point between them on the road, अब कह रहे हैं रोड के बीच में, रोड के ऊपर पोल्स के बीच में कहीं भी एक जगह पॉइंट है, ठीक है। उस पॉइंट से, सपोज ये मैंने पॉइंट ये वाला ले लिया, उस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। कह रहे हैं उस पोल से जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दोनों का, वो बन रहा है 60 एंड 30। सपोज इस वाले का बन रहा है 60 एंड इस वाले के टॉप तक का बन रहा है 30। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। कह रहे हैं पोल्स की हाइट फाइंड करो एंड डिस्टेंस फाइंड करो पॉइंट से पोल का। तो यानी कि ये वाला डिस्टेंस भी आपको चाहिए और ये वाला भी चाहिए। आई होप क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। अच्छे से डायग्राम पे आते हैं अब। ये आगे हमारा अच्छे वाला डायग्राम जिसमें मेरे ए बी एंड ई डी 2 पोल्स है। हमारी बी सी रोड है, रोड पे जो पॉइंट है वो मेरा है सी। सी से एक का एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है 60 डिग्री एंड एक का जा रहा है 30 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है पहली चीज़ तो
हाइट ऑफ द पोल, अगर मैं ए बी की हाइट फाइंड आउट कर लूँगी तो इस ई डी की वही होगी, इक्वल है ना, क्योंकि इक्वल हाइट्स हैं। प्लस मुझे फाइंड करना है बी सी और सी डी। ये जो मेरा है पूरा बी सी और सी डी, ये मेरा पूरा है 80 मीटर वाइड। तो डायग्राम हमारे पास है, हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले ले लेते हैं, देखो हम पहले लेट करते हैं, लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स। हम यहाँ लिखते हैं लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स। और आपको पता है बी डी क्या है, बी डी है 80 मीटर। तो सी डी कितना होगा, सी डी इज इक्वल टू बी डी माइनस बी सी, है ना। देखो मैंने बी सी को एक्स मान लिया, ये पूरा मेरा 80 मीटर्स है, तो सी डी मैं निकाल सकती हूँ। सी डी इज इक्वल टू बी डी माइनस बी सी। तो बी डी था आपका 80 और ये था एक्स, तो आपका सी डी आ गया 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये चीज़ क्लियर है ना। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में मैं सबसे पहला ट्रायंगल ले रही हूँ, ये वाला ए बी सी वाला। लेट्स टेक ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में मुझे ये पता है, ये है मेरा एक्स, ये पार्ट है ना, और ये मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। ये तो मुझे चाहिए ना, मुझे हाइपोटेन्यूस ही चाहिए, सॉरी मुझे परपेंडिकुलर ही चाहिए, तो मैं परपेंडिकुलर ही फाइंड आउट करूँगी। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस यूज़ हो रहा है, वो है tan। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की जगह हम कितना डालेंगे, थीटा की जगह हम डालेंगे 60 डिग्री, क्योंकि इस ट्रायंगल में आपका 60 डिग्री ही आ रहा है। देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल में आपका 60 डिग्री ही आ रहा है। परपेंडिकुलर है ए बी परपेंडिकुलर है, और बेस है बी सी। भी आपको अच्छे से आती है, क्योंकि ये चीज़ हमने जब ट्रिको करा था तब मैंने बताई थी, या आप जिससे ही पढ़े उसने आपको बताई होगी। तो यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हो कि परपेंडिकुलर क्या है बेस क्या है, तो फिर तो भाई आपको बहुत टाइम लगेगा करने में। इसकी वैल्यू आपकी होती है 60। ए बी हमें नहीं पता, बी सी हमने लेट करा था एक्स, तो हमारा ए बी आ जाएगा √3x। नो प्रॉब्लम, ए बी √3x आ गया। अभी ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, बट एटलीस्ट कुछ तो निकला। ये आपका आ रहा है √3x, तो इसका मतलब आपका ये भी √3x होगा। वाई, बिकॉज दोनों जो पोल्स हैं उनकी हाइट सेम है ना। तो ये अगर √3x आ गया तो ये भी √3x आएगा। अब हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल ई डी सी वाले ट्रायंगल में मुझे परपेंडिकुलर पता है और मैंने बेस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फिर से मैं यहाँ पर आपका tan ही लूँगी। तो इन ट्रायंगल ई डी सी tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। अब यहाँ पर थीटा क्या लेंगे, यहाँ पर हम थीटा लेंगे 30 डिग्री, 60 नहीं, क्योंकि इस ट्रायंगल में हमारा 30 ही यूज़ हो रहा है। देखो ध्यान से, ये इस ट्रायंगल में आपका 30 ही यूज़ हो रहा है। परपेंडिकुलर है इसके लिए ई डी और बेस है सी डी, ई डी और सी डी। इसकी वैल्यू होती है आपकी 1/√3। ई डी अभी हमने देखा कि आपका ई डी जो है वो ए बी के इक्वल है, यानी कि √3 × x। और सी डी हमारा कितना है, सी डी है 80 माइनस एक्स। वी नो दैट, कैसे पता लगा था, ऊपर हमने फाइंड आउट करा था। ई डी इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, आपका आ जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3x × √3। तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। 80 इज इक्वल टू 3x प्लस एक्स, 80 इज इक्वल टू 4x। x की वैल्यू आ रही है कितनी, x की वैल्यू आपकी आ रही है 20। x की वैल्यू आ गई तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया। हम x की वैल्यू अब आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, देखो x की वैल्यू हमारी आ गई है 20। हमने बी सी फाइंड आउट करना था। डायग्राम में आप देख सकते हो, हमें बी सी फाइंड आउट करना था। मैंने यहाँ वाइट लाइन ड्रॉ कर रखी है ना। तो बी सी हमारा था x, जो कि हमारा आया 20। तो बी सी डन। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना था सी डी। सी डी में भी मैंने लाइन डाल रखी है ना। तो सी डी कितना था, सी डी था 80 माइनस एक्स, यानी कि 80 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 60। डन, ये भी हो गया आपका क्लियर। अब हाइट्स निकालनी थी, तो हाइट्स चाहे आप ए बी लो या ई डी लो, दोनों ही सेम होएगी। और हाइट कितनी थी, √3x इज इक्वल टू 20x। ये भी डन। तो जो चीज़ें हमें फाइंड आउट करने को बोली थी वो सारी हमने फाइंड आउट कर लिया। इजी था ये वाला क्वेश्चन भी, है ना, ज़्यादा टफ नहीं था।
तो अब आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आ गया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना करो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद क्वेश्चन नंबर 11। With